नमस्कार छात्रों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल साहित्य गंगा में। और आज हम वन आरक्षी का 102 जो कि अभी पेपर हुआ था पद कोड 102 का फरवरी 2021 में। दोस्तों वैसे तो आप सभी को वैसे तो मुझे लग रहा है इसका रिजल्ट भी आ गया होगा, लेकिन इसका यहाँ पे मेरा सॉल्व कराने का यही उद्देश्य है कि मैं आपको बताना चाहती हूँ कि किस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं। और ये प्रश्न ऐसे होते हैं कि जो मतलब हर बार जो प्रश्न बनते हैं वो मल्टीपल टाइम रिपीट होते हैं। ठीक है, तो हमें प्रीवियस पेपर ज़रूर देखने चाहिए ताकि हम आगे की रणनीति बना सकें कि किस तरह से प्रश्न पूछे जाते हैं। और समूह गाँव में तो बहुत सारे प्रश्न ऐसे होते हैं जो कि ज्यों के त्यों रिपीट होते हैं, तो इसलिए पुराने पेपर देखने ज़रूरी हो जाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। जो ये पेपर है इसका मैंने विश्लेषण भी आपको बताया है, केवल मैं इसका आंसर ही नहीं दूंगी आपको बल्कि विश्लेषण सहित बताऊंगी। और यदि आपको मेरा ये प्रयास अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। और जो बेल आइकन है उसे प्रेस कीजिएगा ताकि आगामी जो भी मेरे जो भी इम्पोर्टेंट आपको वीडियोस होंगे वो आपको सबसे पहले मिल जाए। तो चलिए बिना समय गंवाए हम आराम से इसको पढ़ते हैं और शुरू करते हैं। तो देखिए आपको दिख रहा होगा, मैं इसको ज़रा ज़ूम कर देती हूँ। हाँ, तो ये है हमारा पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द सरस्वती का पर्यायवाची नहीं है। देखो दोस्तों, नहीं है पूछ रहा है ना, तो हमें बताना है कि कौन सा नहीं है इसमें। तो देखो, तीन इसके आपके पर्यायवाची हैं। कमला जो है ये इसका सरस्वती का पर्यायवाची नहीं है। कमला कहते हैं लक्ष्मी जी को। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ पे एक चीज़ तो हमने सीखी कि सरस्वती के पर्यायवाची वाणी भी है, वीणा पाणी भी कहते हैं और शारदा भी कहते हैं। ठीक है, लेकिन कमला किसे कहते हैं, लक्ष्मी को कहते हैं। तो ये चीज़ें आपको मल्टीपल तरीके से सोचना है, तब जा कर के आपको काफ़ी चीज़ें क्लियर हो सकती हैं। ठीक है, तो फिर है दूसरा प्रश्न है हमारा, अन्वय का अर्थ है। तो दोस्तों अन्वय यहाँ पे सारे विकल्प नहीं पढ़ रही हूँ क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, इसलिए मैं आपको सीधे आंसर पर ले चलती हूँ। सी इसका सही आंसर होगा, शब्दों की अनुरूपता। देखो शब्दों की अनुरूपता हमारे काव्य पद्य में ये प्रयोग होता है कि शब्दों की अनुरूपता और उसके अर्थ पर डिपेंड होती है। ठीक है, तो शब्दों की अनुरूपता उसमें होना अत्यावश्यक है। तो शब्दों की अनुरूपता को ही अन्वय कहते हैं। उसमें एक जो सीक्वेंस होना चाहिए और एक तालमेल होना चाहिए। ठीक है, तो उसे कहते हैं अन्वय। तो यहाँ पे हमारा सी ऑप्शन सही हो जाएगा। नंबर थर्ड है, अंगुली का तद्भव रूप है। तो तद्भव पूछ रहा है, यानी कि अंगुली शब्द क्या है, तत्सम शब्द है। ठीक है, जो संस्कृत से आए हुए शब्द होते हैं उन्हें तत्सम कहते हैं, और उसका तद्भव जिन्हें हिंदी में हम परिष्कृत कर रहे हैं या विकृत होकर के जो आते हैं। ठीक है, तो इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा, उंगली। ठीक है, अंगुली का उंगली हो जाता है, जब हम उंगली बोलते हैं ना तो वो तद्भव शब्द है। अगला है, निम्नलिखित में से स्त्रीलिंग शब्द है। अब दोस्तों ऐसे प्रश्नों को आप कैसे सॉल्व करोगे, तो इसको सीधे सीधे वाक्य में प्रयोग करके देख लेते हैं। तुम मेरी आज्ञा का पालन नहीं करते, या मेरी आज्ञा से है कि तुम ये काम करो। ठीक है, तो मेरी आज्ञा है, तो आज्ञा ही क्या है, इसमें स्त्रीलिंग है। बाकी आच्छादन, आच्छादन का मतलब होता है घिरा हुआ, ढका हुआ। ठीक, तो ये भी आपका पुल्लिंग शब्द है। मातृत्व भी नहीं है। ठीक है, तो और आदेश, आप वाक्य प्रयोग करके तुम मेरा आदेश नहीं मानते या इस तरह से, तो ये अपने आप में पुल्लिंग शब्द है। आज्ञा ही यहाँ पे स्त्रीलिंग शब्द है। ठीक, तो ये हो गया। फिर पांचवा प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द संधि विच्छेद व्यंजन संधि से संबंधित नहीं है। नहीं है पूछ रहा है, ध्यान रखना प्रश्न को। एक बार आपको एक बार, दो बार, तीन बार पढ़ना चाहिए, क्योंकि हम कभी कभी जल्दीबाजी में हम नहीं शब्द को ही पढ़ना भूल जाते हैं और हम पढ़ लेते हैं कौन सा है, तो हमारे ऐसे में ही आते हुए भी हमारे प्रश्न गलत हो जाते हैं। तो आपको थोड़ा सा इस चीज़ का भी ध्यान रखना होता है। ठीक, तो देखो यहाँ पे नहीं है पूछ रहा है ना, तो सीधे सीधे सी ऑप्शन आप सही कर लीजिए, क्योंकि नी विसर्ग का आपको चिन्ह दिख रहा है, नी धन संदेह, ये क्या है, विसर्ग संधि है। ठीक, तो बाकी के सारे सारे क्या है, ये व्यंजन संधि है। बाकी एक ही नहीं है जो कि सी ऑप्शन हो जाएगा। ठीक, सीलबंद। अब देखो सीलबंद शब्द है, तत्सम, संकर, देशज, विदेशज। दोस्तों यदि आपको मतलब हिंदी व्याकरण आपको डिटेल से पढ़नी है तो आप कमेंट करके ज़रूर बताइए कि कौन सा टॉपिक है जो आपको समझ में नहीं आता है, तो मैं उस टॉपिक पर फिर डिटेल से वीडियो बनाऊंगी, क्योंकि मेरा प्रयास है कि आप लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा देना और हिंदी को अच्छे से
लोगों को पढ़ाना, क्योंकि सारे लोग, मैंने देखा है कि आपको ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन तो बहुत सारे मिल जाएंगे, लेकिन कोई उस चीज़ को समझा कर नहीं बताता है। क्योंकि मेरा मानना है कि 100 या 1000 नियम, मतलब 1000 शब्दों को रटने से तो अच्छा है कि हम एक नियम को समझ लें और उसके बेस पर अपने, चाहे कोई भी प्रश्न हमारे पास पूछा जाए, उसको सॉल्व करें। तो उदाहरण रटने से तो अच्छा है कि नियम समझ लें हम एक बार। तो यदि आपको पढ़ना हो तो आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि कौन सा टॉपिक आपको पढ़ना है। ठीक, तो देखिए, सीलबंद आपका संकर शब्द है। कैसे है मैं बताती हूँ। देखो, संकर शब्द कहते हैं कि दो शब्दों से मिलकर जो शब्द बनता है ना, दो भाषाओं से जो शब्द मिलकर बनता है उसे हम कहते हैं संकर शब्द। अब आप कहेंगे दो भाषाओं, तो देखो यहाँ पे एक है सील, दूसरा है बंद, इसमें दो शब्द हैं। ठीक है, तो जो सील शब्द है वो है अंग्रेजी का। ठीक, अंग्रेजी का सील बोलते ना, इसे सील करो, तो सील अंग्रेजी का हो गया और बंद जो हो गया वो फारसी का शब्द है। ठीक, तो ये आपको ध्यान रखना है। तो अंग्रेजी प्लस फारसी के जो शब्द को मिला करके बना है सील बंद, तो ये हो जाएगा संकर शब्द। एक और उदाहरण मैं आपको देती हूँ, जैसे रेलगाड़ी। ठीक, तो रेल भी अंग्रेजी का शब्द हो गया, गाड़ी हिंदी का शब्द हो गया। ठीक, तो बहुत सारे शब्द होते हैं अलग अलग भाषाओं के, तो वो दो मिला करके हम एक शब्द बना देते हैं, तो उन्हें संकर शब्द की कैटेगरी में रखा जाता है। ठीक, तो ये हो गया। आगे बढ़ते हैं। डिंगल पिंगल का संबंध है। देखो देखो दोस्तों, ये डिंगल और पिंगल जो है हमारे हिंदी साहित्य की दो शैलियाँ थी। ठीक है, आदिकाल में, हिंदी के आदिकाल में जो डिंगल पिंगल जो शैलियाँ थी, देखो पहले मैं आपको आंसर बता देती हूँ। राजस्थान से इसका संबंध था, है मतलब। तो जो डिंगल शैली है वो जैसे किसी राजा महाराजा के वीरता का वर्णन करना होता था, जैसे पृथ्वीराज रासो का है, पृथ्वीराज चौहान जो थे उनकी वीरता का वर्णन डिंगल शैली में किया गया है। और उनके प्रेम पूर्वक जो उनका प्रेमी स्वभाव है, या कहेंगे श्रृंगारिक जो उनका वर्णन है, उसको पिंगल शैली में वर्णित किया गया है। क्योंकि डिंगल जो थे ना वो कर्कश शब्दावली थे, जिसमें कठोर शब्द होते थे। और जो पिंगल थी, पिंगल में थोड़ा कोमल शब्दों का प्रयोग किया जाता था, जैसे इसमें ब्रज भाषा के शब्द थे और अपभ्रंश के शब्द थे। और डिंगल में राजस्थानी शब्दों का प्रयोग किया जाता था, और वो भी कठिन से कठिन शब्दों का। ठीक है, इसलिए ये शैलियाँ आसानी से समझ में नहीं आती हैं, पढ़ने में नहीं आती हैं। तो ये डी इसका आंसर सही हो जाएगा। ठीक, तो ज़्यादा डिटेल में आपको इसको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, बस थोड़ा सा जो जनरल था वो मैंने बता दिया आपको। ठीक, फिर है, आगे है 8वां प्रश्न है हमारा। अर्थ के आधार पर वाक्य के भेद होते हैं। देखो 8वां प्रश्न है और इसका आंसर भी 8 ही है। तो अर्थ के आधार पर वाक्य के भेद होते हैं, तो 8 भेद इसके होते हैं। ठीक है, अब वो भेद मैं आपको थोड़ा ओरली बता देती हूँ। विधानवाचक होता है, निषेधवाचक होता है, प्रश्नवाचक होता है, आज्ञावाचक होता है, इच्छावाचक होता है, संदेहवाचक होता है, और विस्मयवाचक होता है, और एक और है संकेतवाचक। ठीक है, तो ये 8 होते हैं अर्थ के आधार पर वाक्य के भेद। और एक दूसरा प्रकार भी होता है रचना के आधार पर, तो सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्रित वाक्य। तो आपके पास अर्थ के आधार पर पूछा गया है तो वो 8 होते हैं। ठीक, और रचना के आधार पे 3 होते हैं। ठीक, तो ये आप फिर अगला प्रश्न है हमारा 9वां प्रश्न है, अयोगवाह वर्णों का प्रयोग होता है। तो सबसे पहले तो आपको ये जानना जरूरी है कि अयोगवाह होते कौन से हैं। तो हमारे पास दो वर्ण हैं हिंदी में, अयोगवाह, जो हम जिनको अयोगवाह कहते हैं। ठीक है, अंग और अह, तो इसका प्रयोग हम अनुस्वार के रूप में करते हैं और इसका प्रयोग हम विसर्ग के रूप में करते हैं। ठीक है, हालांकि एक चंद्र बिंदु भी होता है, जैसे इस तरह से, इसमें इस तरह से होता है ये। तो या जैसे भी कहें हम। ठीक है, तो ये जो हमने ये लिखा है ना, ये वाला। ठीक है, तो चाहे इसको ऐसे लिखो या चंद्र बिंदु के साथ लिखो, ये एक ही है। अगर हम इनको सिर्फ बिंदी के रूप में लिखते हैं तो ये अनुस्वार है या पंचमाक्षर को प्रकट कर रहा है। और अगर हम चंद्र बिंदु के साथ लिख रहे हैं तो ये हमारा नव विकसित ध्वनि है। ठीक है, व्यंजन तत्सम तद्भव का शब्द हो जाएगा, तत्सम का अंग हो जाएगा ये बिंदी के साथ, और चंद्र बिंदु के साथ होगा तो तद्भव का हो जाएगा। ठीक, और जो हमने अभी विसर्ग लगाया ये वाला, तो ये क्या है हमारे, जैसे हम अतः लिखते हैं, प्रातः लिखते हैं, तो इस तरह से संस्कृत में इसका प्रयोग ज़्यादा होता है बेसिकली। तो ये आपका, तो इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, अनुस्वार और अनुनासिक रूप में उनका प्रयोग किया जाता है। देखो ये क्वेश्चन तो बहुत बार रिपीट होता है और आगे भी इस तरह से क्वेश्चन बनते रहेंगे। ठीक है, तो आपको ये ध्यान रखना है। अगला है हमारा 10वां प्रश्न है,
परिमाणवाचक भेद है। तो आपके पास पूछा गया है संज्ञा का भेद है, सर्वनाम का भेद है, कारक का है या विशेषण का है। तो देखो दोस्तों, इसमें डी ऑप्शन सही हो जाएगा। परिमाणवाचक जो होता है वो विशेषण का भेद होता है। ठीक है, जैसे हम बोलते हैं ना कि 2 किलो या इतने किलोग्राम या उतने किलोग्राम, तो ये परिमाण होता है। ठीक है, किसी चीज़ की परिमाप बताना। ठीक, तो ये परिमाणवाचक होता है, तो ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो ये विशेषण का भेद है। आगे है 11वां प्रश्न है, संसद शब्द संज्ञा है। तो संसद शब्द में कौन सी संज्ञा आ जाएगी? इसमें जातिवाचक संज्ञा है। ठीक है, अब कई लोग कह रहे थे कि इसमें व्यक्तिवाचक भी है, लेकिन इसमें व्यक्तिवाचक नहीं होगी, क्योंकि संसद जो शब्द है, बहुत देशों की संसद होती है, किसी देश की नहीं बताई गई। अगर हम कहते हैं भारत की संसद, तो क्या पता हम व्यक्तिवाचक के अंदर, क्योंकि व्यक्तिगत रूप से भारत की संसद की बात हो रही है, लेकिन संसद पूछा गया है तो किसी भी देश की हो सकती है। ठीक, तो संसद जाति का बोध करा रही है यहाँ पे, तो इसलिए हम संसद को जातिवाचक संज्ञा के अंदर रखेंगे। ठीक है, अब आप कमेंट करके बताइए कि आयोग ने इसका आंसर क्या माना है। मुझे नहीं पता कि आयोग ने इसका आंसर क्या माना है। ठीक है, तो आप मुझे ज़रूर बताइएगा। 12वां प्रश्न है हमारा कि हिंदी वर्णमाला के अनुसार कौन सा वर्ण पंचमाक्षर है। दोस्तों, इस पर मैंने एक वीडियो बनाई है। यदि आपने मेरी वर्णमाला वाली वीडियो नहीं देखी है तो आप उसे ज़रूर जाकर देख लीजिएगा, मेरी प्लेलिस्ट में पड़ी हुई है। तो क्योंकि उसमें मैंने पूरी वर्णमाला को बड़े अच्छे से डिफाइन किया है, आपको ज़रूर अच्छी लगेगी और पूरी समझ में आ जाएगी। तो यहाँ पे हम सीधे आंसर पे चलते हैं। म जो है वो हमारा पंचमाक्षर है। ठीक है, किसी भी वर्ग का 5वां जो वर्ण होता है वो पंचमाक्षर होता है। ठीक, तो अब 13वां प्रश्न है हमारा, भक्तिन महादेवी वर्मा की किस विधा की रचना है। तो दोस्तों, भक्तिन जो है वो एक संस्मरणात्मक रेखा चित्र है। ये NCERT की आपकी बुक में मिल जाएगा, आपको शायद 11th या 12th में है ये किसी बुक में। तो वहाँ पे महादेवी जी ने बहुत ही अच्छा, इसमें बहुत ही मार्मिक जो कहीं कह सकते हैं हम, हृदय स्पर्शी वर्णन है इसमें, कि जो भक्तिन है वो उनकी सेविका है, नौकरानी तो नहीं कहेंगे हम, सेविका ही कहेंगे। तो वो मतलब उसका जो उन्होंने वर्णन किया है वो बहुत ही मतलब कह सकते हैं कि एक प्रेरणादायी वर्णन है। ठीक है, तो आप उसे ज़रूर पढ़िएगा। तो महादेवी वर्मा जी का ये संस्मरणात्मक रेखा चित्र है। ठीक, आगे बात करते हैं, निम्नलिखित में से प्रविशेषण है। अब यहाँ पे आपको बताना है प्रविशेषण। सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि प्रविशेषण किसे कहते हैं। तो प्रविशेषण होता है जो शब्द विशेषण की भी विशेषता बताते हैं, उन्हें प्रविशेषण कहते हैं। अब आप कहेंगे कि निकल गया सर के ऊपर से, तो मैं आपको बता देती हूँ। देखो, जैसे मैं एक वाक्य के अनुसार मतलब प्रयोग करके आपको समझा देती हूँ। मैं यहाँ पे लिख रही हूँ, राम बुद्धिमान है। ठीक है, मैंने लिखा राम बुद्धिमान है। अब देखो, जो विशेषण की हम बात करें अगर, तो यहाँ पे राम तो संज्ञा शब्द है। ठीक है, और बुद्धिमान विशेषण है, क्योंकि ये बुद्धिमान शब्द राम की विशेषता बता रहा है। संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता जो बताता है वो विशेषण होते हैं। यहाँ पे राम संज्ञा है और उसकी विशेषता क्या है कि वो बुद्धिमान है। ठीक, अब देखो, प्रविशेषण मैंने कहा कि जो विशेषण की भी विशेषता बताए वो प्रविशेषण होता है। अब हम यहाँ पे एक शब्द जोड़ देते हैं, अत्यंत। तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा, यहाँ बीच में, ठीक है, जहाँ मैं एरो बना रही हूँ, यहाँ पर आप एक शब्द जोड़ दोगे, राम अत्यंत बुद्धिमान है। ठीक है, तो ये जो अत्यंत शब्द है ना, ये इस बुद्धिमान शब्द पर बल डालता है कि बुद्धिमान तो है लेकिन अत्यंत बुद्धिमान है। तो जो विशेषता इस बताने वाला शब्द है वो क्या है, अत्यंत है, यानी कि विशेषण की भी उसने क्या बताई, विशेषता बताई। तो ऐसे शब्द जो होते हैं उन्हें प्रविशेषण कहते हैं। ठीक है, तो आपको आई होप समझ में आ रहा होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 15वां प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से देशज शब्द है। अब इसका अर्थ समझ लेते हैं। देशज, देशज का मतलब होता है वे शब्द जिनकी उत्पत्ति का हमें जो स्थान है वो ज्ञात नहीं रहता है, यानी कि देश सज, देश अज, अज मतलब जन्मा, तो देश में ही उन्होंने कहीं जन्म लिया है, देश में ही उत्पन्न हुए हैं, लेकिन पता नहीं है कि कहाँ से उत्पन्न हुए हैं। ठीक है, किस स्थान से प्रयुक्त हुए हैं, किस भाषा से आए हैं, ऐसा कुछ पता नहीं होता है। ठीक है, तो ऐसे शब्दों को हमने देशज के अंदर रखा है। तो इसमें आपके पास एक ही शब्द है झोला, वो देशज शब्द है। ठीक है, बाकी
अखबार तो फारसी उर्दू फारसी का शब्द है। क्षण तत्सम शब्द हो गया, और नमक ये भी किसी अरबी या किसी भाषा का है, एग्जैक्ट मुझे ध्यान नहीं है। आप कमेंट करके बताइए कि नमक किस भाषा का शब्द है, मुझे तो अरबी का लगता है। ठीक है, तो इस तरह से। और झोला यहाँ पे देशज शब्द है। ठीक है, अच्छा आगे बढ़ते हैं। अस्तबल की बला बंदर के सिर। देखो दोस्तों, वैसे तो ये जो लोकोक्ति है ये तो ऐसे है कि तबेली की बला छछूंदर के सर, ऐसा कुछ है। तो यहाँ पे ऐसा दिया है अस्तबल। अस्तबल और तबेला एक ही होता है, जहाँ जानवरों को या घोड़े या जानवर इस तरह के रखे जाते हैं, तो इससे अस्तबल कहते हैं। ठीक है, या तबेला भी वही होता है। अब बंदर के सर, तो छछूंदर की जगह बंदर कर दिया गया है। तो इसमें ये है कि किसी का दोस्त किसी दूसरे के सिर मढ़ा जाना। ठीक है, तो ए ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। ठीक है, किसी का दोस्त किसी दूसरे पे मढ़ा जाना। ठीक, तो ये हो गया हमारा। अगला प्रश्न है हमारा 17वां। निम्नलिखित में से शेखर जोशी की रचना है। अब ये शेखर जोशी हमारे उत्तराखंड के साहित्यकार हैं, और इनकी रचना है कोसी का घटवार। बहुत ही अच्छी कहानी है ये, आपको पढ़नी चाहिए, बहुत ही अच्छी कहानी है। ठीक है, तो कोसी का घटवार शेखर जोशी की कहानी है। ठीक है, आगे है 18वां प्रश्न है हमारा। निम्नलिखित में से आगत शब्द है। अब आगत यानी कि जो बाहर से आया हुआ है, या विदेशज शब्द, आगत शब्दों को हम विदेशज शब्द भी कहते हैं। ठीक है, तो जो बाहर से आया हो या विदेशी भाषाओं से आया हो, तो यहाँ पे जो अखबार है वो उर्दू फारसी का शब्द है, तो एक ही शब्द है यहाँ पे। ठीक है, बाकी ये तत्सम के हैं, और कोई जैसे दूरबा ये तत्सम का शब्द है। ये सारे तुंद हो गया, प्रहर हो गया, ये सारे तत्सम शब्द हैं। जैसे द्वीप प्रहर है ना, तो इसका तद्भव हो जाएगा दोपहर। ठीक है, तो आपको ये ध्यान रखना है कि ये जो अखबार शब्द है ये आगत शब्द है। ठीक, अगला प्रश्न है हमारा 19वां। यह लड़का शरारती है। इस वाक्य में यह शब्द है, तो आपको बताना है यह शब्द क्या है। काला किया गया है, बोल्ड किया गया है। तो देखो, सार्वनामिक पुरुषवाचक अनिश्चयवाचक या कर्मकर्ता सर्वनाम। तो देखो, कर्मकर्ता तो कोई सर्वनाम नहीं है। ठीक है, अनिश्चयवाचक तो लग नहीं रहा क्योंकि निश्चय कर रहा है ये। ठीक है, और पुरुषवाचक ये नहीं है। तो यहाँ पे ये यह शब्द है, यह लड़का, क्योंकि लड़के के आगे लगा है। लड़का क्या है, संज्ञा शब्द है। ठीक है, और यह क्या है, संज्ञा से पहले लगा हुआ है। तो जो शब्द संज्ञा से पहले लगे हुए होते हैं या संज्ञा, उनको फिर सार्वनामिक विशेषण के अंदर रखा जाता है। ठीक है, तो ये क्या होगा, हमारा सार्वनामिक विशेषण है। ठीक, आगे है 20वां प्रश्न हमारा। निम्नलिखित में से एकाक्षरी शब्द है। दोस्तों, पहले इस तरह के प्रश्न नहीं बनते थे, लेकिन पहली बार मैंने देखा है कि उत्तराखंड के पेपरों में भी इस तरह से प्रश्न बनने लग गए हैं। तो एकाक्षरी का सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि एकाक्षरी यानी कि जिनमें एक अक्षर का या एक स्वर का हम प्रयोग करते हैं वो एकाक्षरी है। द्विअक्षरी जिसमें दो स्वर हैं। अब यहाँ पे एक नियम फॉलो करना होता है कि जो इसमें सबसे पहले तो इस तरह के प्रश्नों का उत्तर देने के लिए आपको वर्ण विन्यास आना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो वर्ण विन्यास यदि आपको पता नहीं है तो आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, फिर मैं आपको अगला वीडियो हो सकता है कि वर्ण विन्यास को लेकर के आ जाऊँ। तो देखो, यहाँ पर जो सबसे पहले मैं आपको आंसर ही बता देती हूँ। श्वास जो शब्द है वो एक अक्षरी शब्द है। कैसे है, देखो, अगर हम इसका वर्ण विन्यास करेंगे तो ये श है, लेकिन कैसा है, आधा है। हलंत का तो आपको पता है ना कि ये जो हलंत लगा होता है वो आधा होता है, और यानी कि उसमें कोई स्वर नहीं होता है। और अगर हम व का लिखें, व, और इसमें आ और सौ। ठीक है, तो श्वास स, लास्ट में इसमें ओ भी आ रहा है इस सौ के साथ। ठीक है, तो ये तो हो गया सौ इसका स्वर, ये इसका स्वर, और ये क्या है, बिना स्वर के है। ठीक है, अब यहाँ पे एक नियम होता है, अक्षरों को जो लास्ट वाला होता है ना उसे हम काउंट नहीं करते हैं। ठीक है, अब अगर हम इस दृष्टिकोण से देखें तो यहाँ पे एक ही शब्द बच जाता है जिसमें स्वर आया हुआ है। ठीक है, तो आ, तो इसलिए इस शब्द को एकाक्षरी कहा गया है, क्योंकि अंतिम तो हमें काउंट करना नहीं होता है। सौ के साथ जो लगा हुआ है ना उसे काउंट नहीं करना होता है, उसे नहीं गिनते हैं लास्ट का, और इसलिए सौ में कोई स्वर नहीं है और वो के साथ आ लगा हुआ है, तो इस कारण से इसको हम क्या कह रहे हैं, एकाक्षरी कह रहे हैं। ठीक है, तो इस तरह से आपको वर्ण विन्यास करने हैं, और फिर उसमें जैसे महिला है तो ये द्विअक्षरी हो जाएगा, क्योंकि देखो मौ है, मौ का अ स्वर है, तीन अक्षरी के अंदर हम इसको रखेंगे। ई है, फिर ला है, फिर उसमें आ है। अगर हम ला लास्ट को नहीं गिनते हैं तो फिर भी ये द्विअक्षरी के अंदर आ जाएगा। ठीक है, तो बी इसमें सही ऑप्शन सही हो जाएगा। तो आज का
ये था हमारे 20 प्रश्नों का हल और संपूर्ण विश्लेषण मैंने आपको बताया। यदि आपको अच्छा लगा दोस्तों तो प्लीज़ लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। सब्सक्राइब करना ना भूलें, ठीक है? तो चलिए मिलते हैं इसी तरह से किसी अन्य टेस्ट सीरीज़ में। और यदि आपको मेरा ये प्रयास अच्छा लगे तो प्लीज़ 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 लाइक ज़रूर कीजिएगा। आपके लाइक से ही हमें मोटिवेशन